वेलकम बैक टू टॉपर्स अड्डा 365। और जैसा कि आपको पता है, पेडागोजी वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, मतलब 60 मार्क्स का हमने अभी तक फिनिश कर लिया है। और अब आज हम आईसीटी पढ़ेंगे। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज के सेशन में मोस्टली जो टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस वगैरह, या कह सकते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट है, उसको पढ़ाऊँगा। एंड नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज़ का ले लूँगा। अगर ये पूरा एक सेशन भी ले सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम कर लेंगे। तो आज थ्योरी सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखिए, पार्डन, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ ना, छोटा कर देता हूँ इसको। हटा देता हूँ। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। मतलब अभी फंडामेंटल से शुरुआत करता है। ऑब्वियसली किसी सब्जेक्ट का भी फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर की मीनिंग क्या है, मीनिंग कंप्यूटर की क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ प्रोग्राम, स्टोर्स इट एंड प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल आउटपुट, मतलब इंफॉर्मेशन। तो देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये चलेगी नहीं, तो ये ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे इनपुट, मतलब इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या करोगे आप, इनपुट कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो दोगे, है ना। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे ये काम करना है, तो आपने इनपुट दिया। कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस के बाद वो आपको आउटपुट देगा, जो उसने उस इंफॉर्मेशन पे अपना आउटपुट देना है वो आउटपुट देगा। तो बस सिंपल सा है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेसिंग इट यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्रोग्राम, एंड स्टोर्स इट एंड प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल आउटपुट, जो कि इन्फॉर्मेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कंप्यूटर की। पहली चीज़ स्पीड। ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होते हैं ना, उनको माइक्रो सेकेंड में कर सकता है। तो कितने भी खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन होगा तो माइक्रो सेकेंड्स में ख़त्म कर देगा। तो खतरनाक लेवल की स्पीड हो गई इसकी। एक्यूरेसी की बात आती है तो हाईली एक्यूरेट है। हाईली एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इसमें ना कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता है। एरर अगर होगी तो ह्यूमन के पार्ट पे होगी, मतलब हमारे पार्ट पे होगी। हम अगर इनपुट में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो ही वहाँ पे वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आती है स्टोरेज की बात। स्टोरेज की तो ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। अब वो मैं बताऊंगा आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, तब देख लेंगे। तो ये तो मान के चलो काफ़ी हाई लेवल स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा पहले मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह भी यूज होते थे, धीरे धीरे साइज श्रिंक होके अब पेन ड्राइव आई। उससे पहले ही बहुत कुछ आया, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव है, और क्लाउड पे जाने लग गई चीज़ें। तो वर्सेटाइल है, वर्सेटिलिटी हो गई, क्योंकि एक साथ कई सारे काम कर सकता है, तो वो वर्सेटाइल है। ओके। डिलीजेंस, मतलब इसको भूख प्यास फटीग, मतलब ये सब कुछ नहीं लगता है, मतलब ये थकेगा नहीं, ये अपना काम करता रहेगा। तो ह्यूमंस की तरह इसमें फटीग नहीं आती। तो डिलीजेंस वाला मैटर हो गया। ऑटोमेशन, इट परफॉर्म्स टास्क ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रोग्राम। अगर आपने एक प्रोग्राम बना दिया उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने टास्क करता रहेगा, इसके बाद इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऑटोमेशन वाला फैक्टर। तो स्पीड हो गया हमारा, एक्यूरेसी हो गई, स्टोरेज हो गया, वर्सेटैलिटी हो गई, डिलीजेंस हो गया, एंड ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। चलिए, अब कंपोनेंट क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो कंपोनेंट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये मेन होते हैं, और फिर थोड़ा एलेबोरेट कर दिया है पीपलवेयर और डेटा। पीपलवेयर कुछ नहीं है, जो यूजर्स होते हैं, हम जैसे हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़र हैं, उस चीज़ का प्रोसेस का यूज करेंगे, तो हम पीपलवेयर में आ गए। और डेटा, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन जिस पे काम हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है हार्डवेयर, जैसे कि फिजिकल पार्ट्स उनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लॉटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या वो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही तो है, सेटअप प्रोग्राम ही तो है एक सॉफ्टवेयर, जो
बताता है कंप्यूटर को आपको क्या करना है, और हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर्स हैं, ये हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जैसे यूजर के अलग अलग टाइप के टास्क हो सकते हैं, जैसे उसको मतलब वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो एमएस वर्ड का यूज करेगा, अगर उसको अकाउंटिंग की हेल्प लेनी है तो टैली यूज़ करेगा, अगर उसको फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप यूज़ करेगा। तो ये एप्लीकेशंस हो गए। जैसी एप्लीकेशन मतलब जैसी आप ज़रूरत वैसा यूज कर लीजिए। पीपल वेयर क्या होता है? हम लोग होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, यूजर्स हु यूज़ द कंप्यूटर एंड मैनेज इट्स फंक्शन, जो फंक्शंस कंप्यूटर के यूज करते हैं वो पीपल वेयर हो गए। डेटा, डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर प्रोसेस्ड इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ये फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जो कि रॉ फॉर्म में होते हैं और इन पर प्रोसेसिंग होने के बाद मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, तो ये डेटा हो गया। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट क्या होती है कंप्यूटर की? तो होती है इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें ALU, CU और रजिस्टर्स आता है, इसके अलावा आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं पेन, ये इनपुट दे रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा पेन टैबलेट एक इनपुट हो गया। ऐसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब इनपुट देने का काम कर रहे हैं हम। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? प्रोसेसिंग मतलब जो प्रोसेस करे, जो इनपुट पे प्रोसेस करने वाला, जो जिसका क्राइटेरिया होगा वो प्रोसेसिंग यूनिट का होगा। तो इसमें आती है CPU, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने सुना होगा कई बार, बोलते हैं ना CPU, यार मेरा CPU ख़राब हो गया है, CPU मेरे को अपग्रेड कराना है, बोलते हैं। तो CPU मतलब क्या होता है? CPU में अंदर एक मदरबोर्ड होता है, तो उसी को अपन 3 पार्ट्स में देखते हैं। जैसे कि ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कैलकुलेशंस करती है, लॉजिकल ऑपरेशंस करती है, तो उसको इसका ये आपको पूरा फुल फॉर्म याद करना है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ये क्या करती है? डेटा का और इंस्ट्रक्शन का फ्लो डिसाइड करती है, कि मतलब ये डिसाइड करता है कि मुझे कब कौन सा टास्क कराना है बेसिकली। रजिस्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज विद इन CPU, तो थोड़े छोटे रजिस्टर्स होते हैं, उनमें थोड़ा स्टोरेज होता है उन कमांड्स के लिए, तो वो रजिस्टर्स हो गए। आउटपुट यूनिट कैसी होती है? अगर हमने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेस हुआ CPU में, CPU जो आउटपुट देगा वो किस में देगा? आउटपुट यूनिट में ही तो देगा, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, तो इन सभी जगहों पे वो आउटपुट देगा। मेमोरी यूनिट क्या होती है? स्टोर्स डेटा टेम्परली और परमानेंटली, तो मेमोरी यूनिट डेटा को टेम्परली या फिर परमानेंटली स्टोर करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे रैम और रोम क्या होता है ना, रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस SSD क्या होती है, HD क्या होती है, ये हम देख लेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी आ चुकी है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है कैशे मेमोरी, और ये रजिस्टर्स भी एक मेमोरी की टाइप में आ जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी कैसे होती है? प्राइमरी मेमोरी मतलब सबसे पहले जो है, जैसे बूटिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो बूटिंग प्रोसेस में सेकेंड मेमोरी क्या, प्राइमरी मेमोरी का यूज होना होगा। तो इंटरनल मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। जो इंटरनल मेमोरी होती है ना, उसका डायरेक्टली CPU यूज़ करता है, जैसे कि रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो रोम और रैम दोनों का यूज होता है डायरेक्ट, है ना। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है, पेन ड्राइव है, CD है, ये हमारे पास एक मतलब हम स्टोरेज के लिए रख लेते हैं कि जब हमें यूज होगी तो हम इसका यूज कर लें, मतलब एक स्टोरेज मीडियम की तरह इसको यूज कर लेते हैं। ये हमारे यूज के लिए रहता है, ये कंप्यूटर के यूज के लिए रहता है। इसमें एक और होता है जैसे SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो आजकल काफ़ी चल रही है क्योंकि काफ़ी फास्ट है वो ना, इसको कहते हैं हम, इसे याद कर लीजिएगा आप, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, दिस इज SSD। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है? इट्स हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड रैम, CPU और रैम के बीच में हाई बफर वाला जो एरिया रहता है वो कैशे मेमोरी होता है। मतलब ये प्रोसेसर के अंदर होती है। कहते हैं ना यार, कैशे मेमोरी जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही CPU आपका स्पीड में काम करेगा। स्पीड इसी पे डिपेंड करेगी, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और मेनली कैशे मेमोरी पे डिपेंड करती है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? वेरी फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज इन CPU, तो बता चुका हूँ। कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह ना तुरंत कैसे यूज में आएंगे, ये रजिस्टर्स में थोड़े स्टोर रहती है इन्फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो कंप्यूटर
बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जो हम पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं मिनी कंप्यूटर जो मीडियम साइज होते हैं, ऑफिस वगैरह में हम यूज करते हैं। देखते हैं थोड़े इस लैपटॉप और कंप्यूटर थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा बहुत सारा तामझाम रहता है उसमें। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा और बड़ा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग में यूज करते हैं हम, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए। इसके बाद सुपर कंप्यूटर, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे हमारे सीडेक ने बनाया था परम, परम किसने बनाया था? सीडेक ने, सीडेक ने बनाया था। तो सुपर कंप्यूटर का बेसिकली काम क्या है? जैसे स्पेस, जैसे इसरो कर रहा है, नासा कर रहा है ना, स्पेस एक्स, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, इन सब में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अब सॉफ्टवेयर टाइप देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, ये ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो स्पेसिफिक यूजर टास्क अभी मैंने बताया था, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करेंगे, और वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए हम फोटोशॉप का यूज़ करेंगे, राइट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये थोड़ा सिस्टम ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि डिस्क क्लीनअप है, अगर डिस्क में थोड़ा इशू चल रहा है तो आप उसको क्लीन कर लेंगे, तो जो बैड सेक्टर्स हैं वो हट जाएंगे। और एंटीवायरस क्या है? वायरस को रिमूव करेगा। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। तो जैसे मैं यूज़र हूँ और मेरे सामने ये सिस्टम, ये हार्डवेयर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की तरह काम कर रहा है ना। जैसे कि आप मान लो कि जैसे मैं कार यूज कर रहा हूँ, तो मैं चला रहा हूँ कार, तो मैं क्या हूँ? मैं यूज़र हूँ, और कार क्या है? एक हार्डवेयर है। लेकिन उस हार्डवेयर में एक इंटरनल मैकेनिज़्म है, जैसे कि उसके व्हील्स हैं, जैसे कि स्टीयरिंग वगैरह है। तो वो कैसे चल रही है, ये अंदर का मैकेनिज़्म क्या कर रहा है? यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि कैसे क्या कर। अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो कैसे, कहाँ टर्न होगा? लेफ़्ट। ऐसे करूँगा तो राइट टर्न होगा। तो ये सब चीज़ें आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, ये इट कंट्रोल्स रनिंग प्रोग्राम। जो रनिंग प्रोग्राम होते हैं वो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। कहते हैं ना, इतना प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसेस हम लगा देते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, अलोकेट्स एंड डिलोकेट्स मेमोरी ये मेमोरी को एलोकेट और डिलोकेट करता है। जैसे हम डिलीट करते हैं, डिलोकेट हो जाती है मेमोरी। फाइल मैनेजमेंट, इट ऑर्गेनाइजेस फाइल एंड स्टोरेज। ऑब्वियसली हम फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें। डिवाइस मैनेजमेंट, इट मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या देखता है? आपने अगर पीसी अच्छे से चलाया हुआ तो आप उसमें एक यूटिलिटी होती है डिवाइस मैनेजमेंट की, तो उसमें हम देख सकते हैं कौन सा हार्डवेयर से कनेक्टेड है ना। तो इट मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर मतलब यही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सिक्योरिटी, इट कंट्रोल्स एक्सेस एंड परमिशंस। तो कई बार देखा हुआ वायरस वगैरह आती है तो विंडोज़ का डिफेंडर ऑलरेडी बोलता है कि मतलब ये सही नहीं है, जो अभी आप जो सेट ऑफ प्रोग्राम आया है ये सही नहीं है। तो सिक्योरिटी भी उसमें होती है अपने आप इंटरनल। यूज़र इंटरफेस, यूज़र, और कई बार देखते हैं लॉगिन में वो रुकता है। जब लॉगिन में पासवर्ड नहीं पता हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो मतलब इट चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूरी है। यूज़र इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स GUI, सॉरी ये शॉर्ट में हो गया GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस आप डिसाइड करोगे। जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, तो लिनक्स थोड़ा GUI बेस्ड है, और यूनिक्स कैसा है हमारा? CUI मतलब बेस्ड है, मतलब कमांड टाइप का होगा। डॉस देखा होगा ना आपने, वो कोडिंग सी चलती है, स्क्रीन ब्लैक रहती है और उसमें सिर्फ लेटर्स लिखे हुए होते हैं, दैट इज़ कमांड इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं CMD, है ना। कई सारे नाम हैं, एक पावर शेल भी होता है, पावर शेल ये भी विंडो में होता है। ये सब कमांड इंटरफेस के पार्ट है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सिंगल यूज़र OS, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे MS-DOS है, वन यूज़र एट अ टाइम। तो MS-DOS की एक लिमिटेशन थी, वो आप जैसे कि अभी आप शायद विंडोज़ 11 यूज कर रहे हो, 10 यूज कर रहे हो, 11 जो भी कर रहे हो, आप विस्टा यूज़ कर रहे हो, 8 यूज़ कर रहे हो, 8.1 यूज़ कर रहे हो। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो तब Win98 चल रहा था, विंडोज़ 98, और उससे पहले MS-DOS चलता था। तो मतलब मैंने भी डॉस चलाया है,
अभी भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो वो डॉस जैसा आपको लगेगा। तो ये सब था पहले विंडोज़ 98 एंड डॉस। तो जो विंडोज़ 98 आया वो पहला GUI कह सकते हैं, GUI बेस्ड सिस्टम आया। तो इसमें लिमिटेशन थी कि एक ही यूज़र पर याद कर सकता है। जैसे आप अभी कई सारे यूज़र, मल्टीपल यूज़र डाल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी यूज़र OS जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, ये GUI बेस्ड है, ये CUI बेस्ड है, कमांड यूज़र इंटरफेस। तो इसमें कई सारे यूजर्स एक बार में काम कर सकते हैं। ये आपने देखा हुआ कर्नेल और सेल बेस्ड सिस्टम है, इस पे चलता है ये। रियल टाइम OS आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, और ये फ्री है लिनक्स। रियल टाइम OS, VS वर्क्स, RT लिनक्स। तो ये सब काम, ये क्या होते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए, जो रोबोट्स वगैरह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में यूज होता है। तो वहाँ पे ये रियल टाइम OS यूज होता है। नेटवर्क OS, नेटवर्क मतलब जो विंडोज़ सर्वर वगैरह के लिए, नोवेल नेटवर्क वगैरह में यूज करते हैं ना, नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए, तो ये नेटवर्क OS यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड OS मतलब ऑब्वियसली क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को अगर एक सिंगल सिस्टम से जोड़ेंगे तो लोकस एक बहुत बढ़िया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या करता है, ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। मतलब एक सर्वर बाकी क्लाइंट बने रखे होते हैं तो उनसे जोड़ने की हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डेस्कटॉप OS में हमारा विंडोज़, मैक OS, लिनक्स है। अब मोबाइल में जैसे एंड्रॉयड है, iOS है। इससे पहले सिम्बियन आता था, ये नोकिया के फ़ोन आते हैं उनमें सिम्बियन आता था, ठीक है। और विंडोज़ भी आता था, विंडोज़ इसमें आता था, ये HTC के फ़ोन आते थे उसमें विंडोज़ आता था। तो सब ये एग्जांपल है मोबाइल OS के, विंडोज़। और ये एप्पल वाला है मैकिंटोश OS, ये एप्पल के जो भी लैपटॉप PC वगैरह आते हैं इसी OS पे काम करते हैं। इसके अलावा सर्वर OS में बता चुका हूँ आपको, विंडोज़ सर्वर और यूनिक्स, ये मतलब प्रेफर्ड किए जाते हैं, इनकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। अब आ गए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस का बंडल आता है तो उसमें एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा आपको, MS वर्ड मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, और वन नोट आता है, काफ़ी सारे आते हैं। तो इनकी कॉमन जो शॉर्टकट्स हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन में बनते हैं उनसे, तो उसको देख लेते हैं हम। इससे आपका रफली तैयार हो जाएगा, और आपको अगर वो पढ़ना है तो आपको नेट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो MS वर्ड यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेल्प, मतलब फॉर्मेटिंग वाला हमको वो देता है जॉब। पैराग्राफ अलाइनमेंट हो जाएगा इसमें, टेबल क्रिएशन हो जाती है, हेडर फुटर सब डाल सकते हैं, मेल मर्ज यूज हो जाएगा, है ना। बल्क लेटर और सर्टिफिकेट्स के लिए मेल मर्ज यूज कर लेते हैं हम। तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम Ctrl+N प्रेस करेंगे, सेव डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+S सेव करेंगे, प्रेस करेंगे, सॉरी। कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, और कट के लिए Ctrl+X। ये तो कॉमन है, नॉर्मल कंप्यूटर में भी यूज होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग में भी यूज होगा। अब ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए तो जो फर्स्ट वर्ड है B, I और C, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। रीडू और अंडू के लिए तो आपको अंडू करना है तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे, और अगर रीडू करना है प्रोसेस को तो Ctrl+Y प्रेस करेंगे। प्रिंट के लिए Ctrl+P यूज करेंगे, फाइंड के लिए Ctrl+F, और Ctrl+H रिप्लेस के लिए यूज करेंगे हम। एक्सेल के कुछ देख लेते हैं। एक्सेल क्या है, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, क्रिएटिंग चार्ट्स, इसके लिए यूज होता है। मतलब ये डेटाबेस मैनेजमेंट का बेसिकली इसका काम रहता है। तो वर्कशीट एंड सेल्स सबसे ज़रूरी चीज़ है ना। सेल्स में काम होता है, एक वर्कशीट मिलती है हमको, ईच सेल इज़ आइडेंटिफाई बाय रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के हिसाब से रहते हैं। जैसे A1 है ना, तो रो गई A, कॉलम हो गया वो। जैसे फार्मूला से और फंक्शन देख लेते हैं। सम का फार्मूला है तो ये नंबर को ऐड करता है, तो जैसे A1 से लेके A5 तक जितने भी नंबर होंगे सारे ऐड हो जाएंगे। एवरेज क्या करता है, मीन निकालता है, मतलब A1 से लेके A5 तक की जितनी भी वैल्यू होंगी उनका मीन निकालेगा, मतलब एवरेज निकाल देगा। इक्वल मैक्स वैल्यू, और या फिर इक्वल मिनिमम और वैल्यू। तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के लिए हम ये यूज करते हैं। इफ़ मतलब इक्वल, इफ़ और वैल्यू कॉलम के अंदर रखते हैं ना, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। इफ़ जैसे लूप चलाते हैं तो इफ़ का यूज करते हैं ना। चार्ट्स में मतलब कौन कौन से चार्ट बन जाते हैं, जैसे कॉलम है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट्स है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए रहते हैं। ओके चलिए MS एक्सेल और देख लेते हैं इसमें। तो ये
बता चुका हूँ मैं ये किस किस के लिए यूज होता है। तो इसमें न्यू वर्कबुक के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, वर्कबुक को सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इंसर्ट फंक्शन के लिए शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, या फिर की भी होती है उसको यूज कर सकते हैं। सेल को एडिट करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, फिल्टर को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करेंगे, फार्मूला के लिए कंट्रोल प्लस यूज करेंगे। सॉरी, पावर पॉइंट का बेसिकली काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ थोड़ा अच्छा सा एक लुक अपनी स्लाइड का देने के लिए। तो स्लाइड क्या होती है, ई स्लाइड कंटेंट्स टेक्स्ट इमेज मल्टीमीडिया इमेज वगैरह ये सब चीज़ें यूज करती है। स्लाइड में ट्रांजेक्शन एनिमेशन भी होते हैं जो प्रेजेंटेशन को और अच्छे से इन्हेंस कर देते हैं उस चीज़ को। इंसर्ट ऑप्शन जैसे टेबल, चार्ट, पिक्चर्स, हाइपरलिंक, स्मार्ट शेप्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ कर सकते हैं। सो कॉमन शॉर्टकट्स करते हैं, जैसे नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, स्टार्ट स्लाइड सो F5 प्रेस करेंगे, और अगर करंट वाली ऐप को देखना तो शिफ्ट F5 प्रेस करना होता है उसके लिए। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी करेंगे तो स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के प्रेस करेंगे, सेव के लिए कंट्रोल एस, और एग्जिट के लिए ऑल्ट F4। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उनके एब्रीविएशंस देख लेते हैं। जैसे CPU मतलब ये बता चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका काम है कंट्रोल्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, तो कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या करता है, हार्डवेयर को बूटिंग टाइम पे इनिशियलाइज करता है। बूट टाइम वो होता है जब आप जैसे आप ऑन बटन प्रेस करते हैं, उस बटन से लेके जब आपकी जो लॉगिन स्क्रीन आती है उस बीच में जितना भी जो प्रोसेस करता है वो आपका क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरेक्ट्स यूजिंग आइकन मेन्यू जो आपको दिखते हैं OS में, वो GUI के थ्रू। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पेजेस डिज़ाइन के लिए यूज होती थी, आजकल काफ़ी सारी यूज होती हैं। तो बेसिकली HTML तो सबसे बेसिक था। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब ये एड्रेस होता है वेब पेज का। HTTPS या HTTP इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल है, ये सिक्योर मीडियम है वेब पेज के लिए, तो वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। IP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, यूनिक एड्रेस देता है हर ईच डिवाइस को। जैसे आप आप जैसे अगर मोबाइल में अगर क्रोम में अगर कुछ गूगल ओपन करते हैं, मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपका कुछ एक आपका जो मोबाइल है उसका एक IP होगा, ठीक है। आप PC यूज करते हैं तो PC का एक IP होगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम, IP मतलब वो होता है जो आप जो इंटरनेट प्रोवाइडर ने आपको जिस मीडियम से आपने अगर नेट यूज कर रहे हैं, मान लो कि आप सिम का नेट यूज करें, तो जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर है तो उसने एक IP आपको दिया होगा। वो सेटिंग में पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। और सिस्टम में क्या है, जैसे जिस भी कंपनी का आपने इंटरनेट लगाया होगा वो IP देगा आपको। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है वेबसाइट नेम को IP एड्रेस में। जैसे कि .com कमर्शियल के लिए, .in इंडिया के लिए, .ru मतलब रसिया का, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या करता है, ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। PDF क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपको पता ही है, PDF फाइल होती है, ओपन कर लेते हैं। तो ये एडोबी कंपनी है, उसकी फ़ाइल फॉर्मेट है एक। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आजकल काफ़ी कॉमन है, तो ये एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क अलग से होता है, हम उसको परचेस करते हैं VPN को। ये एक सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर्ड होता है इंटरनेट। लैन मैन वैन, तो लोकल या मेट्रोपॉलिटन या वाइड एरिया नेटवर्क, ये अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स के टाइप हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हम देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट्स एंड शेयर डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेज। तो कई सारे कंप्यूटर्स को हम इंटरकनेक्ट कर दें और वो डेटा को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को आपस में शेयर करें, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग, जैसे प्रिंटर्स है, फाइल्स, स्टोरेज, इन सबका रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। जैसे मान लो एक प्रिंटर है और 5 PC हैं, तो पाँचों PC अगर कंट्रोल कमांड प्रिंट करेंगे तो काम हो जाएगा। ये नहीं है कि हर सिस्टम पे एक अलग प्रिंटर लगाना है। और एक फ़ाइल है, एक सर्वर पे फाइल है तो पाँचों लोग यूज कर लेंगे। स्टोरेज भी एक ही जगह यूज हो जाएगा। सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट, ओके, इसमें डेटा मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होता है, सही बात है, क्योंकि सर्वर पे होता है। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम होती है, वरना सभी में अलग अलग हम चीज़ लगाएंगे। इजी कम्युनिकेशन,
तो ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इजीली कम्युनिकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं PAN, मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, कुछ आसपास विद इन फ्यू मीटर्स में। तो पेन यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ यूज करते हैं एक रेंज होती है, सॉरी तो एक पेन का ही एक टाइप है। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक विद इन बिल्डिंग, मतलब जैसे ऑफिस है तो ऑफिस में ऊपर नीचे वाले फ्लोर हैं, उसी बिल्डिंग में है तो हम जैसे स्कूल की कंप्यूटर लैब होती है तो वहाँ पे यूज कर लेंगे लैन, एक लोकल लैन बना देंगे अपना। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे आपको पता है कि पहले, आजकल तो डिश टीवी वगैरह यूज हो रही है, डिश टीवी है ना वीडियोकॉन टीवी, ये सब चीज़ें यूज हो रही हैं। पहले क्या होता था, एक केबल आती थी, कहते थे डिस्क लगवानी है हमको, डिस्क लगवानी है, तो केबल आती थी पहले, तो वो क्या होता था, वो पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता था। आज भी चलते हैं कई सारे लोकल केबल्स, तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करके मूवी चलाते थे, वो जो उनको चलाना होता था वो चलाते थे। वैन, तो ये तो क्या है, जो इंटरनेट है, WWW वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना वैन, तो ग्लोबल कवरेज के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, चलिए। इसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो एक होता है मॉडेम, जो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बदलता है। तो आपने तो नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा ऑब्वियसली, अगर आप मेरी जनरेशन के हैं 30s में, तो आपने देखा होगा पहले मॉडेम होता था, CPU में हम मॉडेम लगाते थे, एक चिप होती थी, और जो फ़ोन होता था, लैंडलाइन फ़ोन, उसमें से केबल लगा के उसमें लगाते थे मॉडेम में, तो हम इंटरनेट चला पाते थे। तो मॉडेम क्या होता था, वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, या एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता था। अब राउटर यूज करते हैं हम, इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क, तो कई कई डिफरेंट नेटवर्क्स को राउटर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। स्विच क्या होता है, ये कई सारे कंप्यूटर्स को बड़ी इंटेलिजेंटली कनेक्ट कर देता है आपस में। स्विच यूज करेंगे जब हम लैन बनाएंगे। एक हब, सिंपल डेटा शेयरिंग डिवाइस, तो एक हब भी, जैसे स्विच होता है वैसे ही हब भी होता है, कई सारे लोगों को, मल्टीपल यूजर्स को इंटरनेट शेयर हो जाता है इससे। रिपीटर क्या होता है, ये जैसे मान लो कि वाईफाई लगा हुआ है और मैं उससे 100 या 150 मीटर की रेंज में बैठा हूँ, तो आप जितने भी वाईफाई जहाँ पे राउटर लगा हुआ है उससे जितना दूर जाओगे तो आपका क्या है, स्पीड कम होगा और रेंज कम होता है। तो आप क्या करोगे, एक राउटर को ही रिपीटर की तरह, या रिपीटर अलग से भी आते हैं, उसको आप उसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि आप 100 मीटर पे अगर आपकी डिवाइस लगी, तो 100 मीटर पे अपने रिपीटर लगा दिए तो उसकी और रेंज बढ़ जाएगी। तो रिपीटर का ये काम होता है। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, थ्रेट से। जैसे कि एक विंडोज डिफेंडर होता है, फायरवॉल का काम करता है। अब टोपोलॉजीज़ देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक आता है एग्ज़ाम्स में। टोपोलॉजीज़ कौन सी होती हैं, तो एक होती है बस, एक होती है स्टार, एक होती है रिंग, एक होती है मैस। बस, अब जैसे बस मतलब बस जैसी समझ लो आप, जैसे ये बस होती है ना, तो बस ये समझ लो आप, है ना। तो क्या करती है, सिंगल केबल कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस, एक सिंगल केबल होती है वो सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देती है। लेकिन ये सिंपल तो होता है, लेकिन फेलुअर हो जाता है इसमें। स्टार क्या होता है, स्टार है मतलब ऐसा होता है कि एक सेंट्रल हब हो गया और ये सब जगह कनेक्टेड है ऐसे, तो ये स्टार टाइप का हो गया, मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे सेंट्रल से सारे कनेक्टेड हैं, ये सारे कनेक्टेड हैं। तो ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू सेंट्रल हब, इजी टू मैनेज होता है। ये स्टार हो गई, एक बस हो गई, एक स्टार हो गई, इससे सिंगल केबल से सारे कनेक्टेड हैं, और इससे एक सेंट्रल में एक हब है और उससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट। रिंग क्या होती है, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू टू अदर्स इन अ लूप, तो हर डिवाइस एक लूप में एक इससे कनेक्ट होगी और एक इससे कनेक्टेड होगी, ये इससे कनेक्टेड होगी और इससे कनेक्टेड होगी, ठीक है। ऐसे ये एक इससे कनेक्टेड होगी, एक इससे कनेक्टेड होगी, इसको बोल लेंगे तो ये इससे कनेक्ट होगी, तो इस टाइप से रिंग टाइप की बन जाती है। तो ये क्या होती है, इसमें डेटा ना एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका फ़ायदा ये होता है। मैश क्या होती है, मैश टोपोलॉजी, इसमें ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू एवरी अदर, तो इसमें क्या हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ, जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताता हूँ मैथ्स का, तो देखिए आप, जैसे ये मतलब एक पीसी है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है,
ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्ट, ये इससे भी है, इससे भी। तो इस टाइप से कुछ सिस्टम बनता है, हर कोई एक दूसरे से इसमें कनेक्टेड होता है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है। तो ये एक मैश टाइप का सिस्टम, मतलब मैश मतलब आप समझ जाइए मैश ही होता है, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज हो गई बस, स्टार, रिंग और मैश, BSRM। अब साइबर सिक्योरिटी का आजकल काफ़ी चल रहा है, तो मैंने एक अलग से इसमें एक सेक्शन डाला हुआ है साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट का। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज। तो साइबर सिक्योरिटी जितना भी आजकल काफ़ी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड से क्लियर हो रहा है, सिक्योरिटी है साइबर अटैक से। तो कॉमन कुछ थ्रेट्स हैं, जैसे कि वायरस होता है, वो क्या करता है, प्रोग्राम कुछ मतलब एक क्या कह सकते हैं, मेल फंक्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं और वो पूरे में फैल जाते हैं सिस्टम में। वॉर्म क्या होता है? एक ऐसा मालवेयर मतलब वायरस ही होता है जो क्या करता है, खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और मल्टीप्लाई करता जाता है, तो नेटवर्क्स में फैल जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? देखने में लगेगा कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन होता क्या है, वायरस होता है, तो ट्रोजन हॉर्स हो गया। स्पाईवेयर क्या होता है? ये यूज़र की जो एक्टिविटी है उसको मतलब सीक्रेटली कैप्चर करता रहता है। फिशिंग क्या होता है? फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू फेक ईमेल या वेबसाइट। मैंने एक फेक ईमेल या वेबसाइट भेज दिया, उससे क्या है, मेरी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो जिसने भेजा हुआ मेरे क्लिक करते उस पर चली जाएगी। रैनसमवेयर क्या होता है? इट लॉक्स यूज़र डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट। जैसे किसी ने रैनसमवेयर भेजा, मैंने क्लिक कर दिया, तो वो कहेगा कि आपका सिस्टम पूरा ब्लॉक कर देगा। वो बोलेगा कि आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज़ यूज करना है, मतलब PC यूज करना है, या मान लो कोई सा प्रोग्राम यूज करना है, तो आप मुझे इतनी रैनसम दो, मतलब इतनी डिमांड मेरी है, पेमेंट मेरे को आपको करना होगा। एडवेयर क्या करता है? एक फालतू के एड्स वगैरह भेजते रहते हैं, जैसे मान लो 18+ एड वगैरह भी भेजते रहते हैं, बच्चे हैं तो ये फालतू की चीज़ें भेजते रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी में और देख लेते हैं मेजर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको एंटीवायरस यूज करना है और हर चीज़ को अपडेट रखना है, प्रोग्राम्स को, OS को अपडेट करते रहना है, क्योंकि वो तभी डेटाबेस अपडेट होगा उन चीज़ों का। यूज़ फायरवॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको फायरवॉल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना ही करना है। सेंसिटिव डेटा है उसको इनक्रिप्ट करिए, हाइड करके रखिए, कुछ ना कुछ उसके साथ आप करिए। रेगुलरली अपडेट OS एंड सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ। अवॉइड क्लिकिंग ऑन, आपको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस लिंक है, ल्यूक्रेटिव है, कुछ मतलब कुछ फ़ायदा दे रहे हैं फालतू का, तो उस पर क्लिक मत कीजिए। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे ईमेल को आपको लॉगिन करना है, तो ईमेल में एक तो पासवर्ड हो गया, दूसरा आप अपने मोबाइल का OTP वाला सिस्टम ऑन करो, तो मोबाइल पे OTP आएगा, तभी आप वो करो। या कई बार डिस्प्ले पे प्रॉम्प्ट आता है, उस पर क्लिक करते हैं तभी वो आगे जाता है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। टेक डेटा के बैकअप्स रेगुलरली, तो डेटा का बैकअप लेते रहो, क्योंकि डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। इंटरनेट के कंसेप्ट कौन कौन से हैं? जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। क्या होता है? इंटरनेट मतलब होता है इंटर मतलब वन टू अदर, तो इसमें ग्लोबल नेटवर्क होता है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को जिसने कनेक्ट करके रखा है। इंटरनेट क्या होता है? जैसे लैन होता है, आपस में ही हम यूज करते हैं। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक लिमिटेड एक्सेस के लिए हम कंट्रोल लेने एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा? एक्स्ट्रानेट, ठीक है। सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? जैसे अपने पासवर्ड और OTP शेयर ना करो, लॉग आउट यूज कर लो, है ना। और पब्लिक वाईफाई ज़्यादा यूज मत करो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि कोई भी हैक कर लेगा, सिक्योर नहीं है वाईफाई, इसलिए वो फ्री है। और कोई भी साइबर क्राइम हो तो cybercrime.go.government.in पे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एक संचार साथी ऐप है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, संचार साथी का, है ना। और एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है गवर्नमेंट ने, उस पर भी हेल्प कर सकते हो, शायद दैट इज़ 1019, श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार, 1019 है शायद साइबर फ्रॉड के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन एजुकेशन क्या है? इन्हेंसेस इंटरेक्टिव लर्निंग, हाँ इंटरेक्टिव लर्निंग को इन्हेंस करता है। सपोर्ट्स ब्लेंड एंड एक्सपीरियंशियल टीचिंग, ये सब मैं NEP में पढ़ा चुका हूँ, सही है। प्रमोट्स एक्सेस टू ई-रिसोर्सेज, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासरूम ले सकते हैं, ई-रिसोर्सेज में हेल्प करता है। जैसे आपको NCERT डाउनलोड करनी है तो आप वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT CBSE की वेबसाइट से। इट डेवलप्स डिजिटल लिटरेसी अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट, ऑब्वियसली टीचर्स भी हेल्प लेते हैं और स्टूडेंट्स भी हेल्प लेते हैं। अब इंडियन साइबर लॉ क्या कहता है? एक IT एक्ट है
का वो रेगुलेट करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डेटा को। इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू ई डॉक्यूमेंट्स, ई सिग्नेचर एंड पेनलाइज साइबर क्राइम। तो अगर कोई भी ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करेगा तो इस एक्ट के अंडर उसको पनिशमेंट मिलेगी। आज की क्लास में ये और देख लेते हैं हम लास्ट। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिशिंग का मतलब क्या होता है, फेक लिंक, ईमेल वगैरह डेटा को चुराने के लिए भेजे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, अवेयरनेस नीडेड। स्पैमिंग क्या होती है, अनवांटेड मैसेज कोई भेजता जाता है तो आप स्पैम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। रैनसमवेयर में डेटा को लॉक कर लेगा और रैनसम मांगेगा तो डेटा को बैकअप कर लो कि भाई तुमने डेटा ले लिया, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, हमें क्या करना। मालवेयर मतलब हार्मफुल सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस से प्रोटेक्शन हो जाएगी, मतलब ये वायरस ही हो गया एक टाइप से, तो एंटीवायरस से प्रोटेक्शन हो जाएगी। स्पूफिंग क्या होती है, फेक आइडेंटिटी के थ्रू आपसे बातचीत वगैरह करेंगे तो पहले वेरीफाई करना है आपको सोर्सेस को। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्ट मतलब डेटा कोडिंग होती है जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ाते हैं। फायरवॉल क्या करते हैं, ट्रैफिक फिल्टर करता है, फालतू की 10 चीज़ें आ रही हैं उसको रोकता है ये। वायरस क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड, खुद से बनता रहता है, मतलब मल्टीपल होता रहता है, तो वायरस होता है। वॉर्म क्या होता है, ये नेटवर्क से फैलता है, फायरवॉल इससे रोकेगा। ट्रोजन क्या होता है, फेक सॉफ्टवेयर को कहते हैं, फेक सॉफ्टवेयर, फेक मॉलवेयर को। तो ये क्या करता है, सिस्टम को इशू क्रिएट करता है, तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ऐसे इंस्टॉल को। स्पाईवेयर करता है, डेटा जो सीक्रेट डेटा है उसकी ट्रैक करता है, तो एंटी स्पाईवेयर आप डाउनलोड कीजिए। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना, तो इसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को डालिए। DDoS क्या होता है, एक ट्रैफिक ओवरलोड कर देता है, तो इससे क्या नेटवर्क को प्रोटेक्शन हमको करना पड़ेगी अपने इसके लिए। HTTPS क्या होता है, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, सेफ ब्राउजिंग के लिए। तो ये सारे टर्म्स आपको देख लेने हैं, इतने टर्म्स के बाद आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। थैंक यू स्कॉलर्स, लर्न मोर ग्रो मोर, और थैंक यू सो मच, आपने पूरा लेक्चर इतने पेशेंस से देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसके MCQs, और MCQ से आपका बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा ये पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। फिर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं, कब मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और क्या करेंगे, हाय। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इसके हम MCQs करेंगे, ओके। और उससे आपका ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक है पेडागोजी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है हमारा, 60 आउट ऑफ 60 आपका काम हो जाएगा। और ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका क्या बचेगा, रीजनिंग बचेगी और लैंग्वेजेस बचेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं ये इन सब्जेक्ट्स के भी आपको प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट